कशान के होंठ हिले। वो अपने बेडरूम से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ रनम के बेडरूम में पहुंचा। वो उसे देखना चाहता था। दरवाजे का हैंडल घुमाने पर दरवाज़ा खुल गया। रनम अपने बेड पर लेटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। नाइट बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा आसानी से देख सकता था। कशान ने उसे महसूस करने के लिए या अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए अपनी उंगलियों की पोरों से रनम का माथा छुआ। किसी एहसास के तहत रनम की आँख खुली। अपने ऊपर झुके हुए वजूद को देखकर बेसाख्ता रनम के मुंह से चीख निकलने वाली थी, मगर कशान ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। मैं हूँ कशान। कशान ने दूसरे हाथ से लेमन जलाया तो रनम को उसका चेहरा वाज़े नजर आया। अब रनम की आंखों में खौफ का आंसर कम, हैरत का आंसर ज़्यादा था। आहिस्ता से कशान ने उसके होंठों से अपना हाथ हटाया। आप इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रनम ने घड़ी में नज़र डाली। रात के 2 बज रहे थे। उसके उठकर बैठने पर कशान पीछे से कहा, तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था इसलिए आ गया। कशान और उसका चेहरा देखकर बोला। वह चाहकर भी अपना भयानक ख्वाब से शेयर नहीं कर सका। आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? रनम को अपने आप में नहीं लगा। इसके पेशानी पर पसीने की बूंदें भी नुमाया थी, जिन्हें रनम ने अपनी उंगली से छूना चाहा। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। कशान ने अपनी पेशानी इसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रखा। वह रनम को देखता हुआ बोला। रनम चुप रही, जैसे उसके बोलने की मुंतजिर हो। तभी कशान ने अपनी पेशानी रनम की पेशानी से टकराई और अपनी आंखें बंद करता हुआ बोला, सौबे के अलावा एक तुम ही मेरी ज़िंदगी में वह हस्ती मौजूद हो जैसे मैंने चाहा है। मैं बहुत प्यार करता हूँ रनम तुमसे। तुम्हें खुद से दूर करने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। कशान आंखें बंद किए रनम की पेशानी से अपनी पेशानी जोड़े बोलता जा रहा था। रनम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। कशान अपनी आंखें खोले। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्या हुआ है मुझे बताएं, रनम ने फिक्रमंदी से कशान से पूछा। कशान ने उसे दोनों कांधों से थाम कर बेड पर लिटाया और बेड पर रखी चादर उसको अड़ाई। सो जाओ, गुड नाइट। कशान उसके बालों में हाथ फेरता हुआ उसके कमरे से निकल गया तो रनम कशान का रवैया के बारे में सोचने लगी, जो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अपने बेडरूम में आकर कशान बेड पर लेटा हुआ छत को घूरता रहा। आधे से पौन घंटे बाद वह दोबारा नींद की वादियों में उतर गया। सुबान बहरोज दूसरा के रूम से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने रूम में जाने लगा। उसकी नज़र सीरत के रूम के दरवाजे पर पड़ी। सीरत को यहाँ लाने के बाद उसे देखना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। उसे अच्छी तरह इस बात का एहसास था। शुरू से सुबान की आदत में शामिल था। सोने से पहले वो यूसरा बहरोज़ के रूम में बैठकर उनसे थोड़ी देर बातें करता। बहुत दवा कोशिश के बावजूद वो बहरोज़ और यूसरा को अपने और सीरत की निगाह के मतलब बता नहीं पाया। वैसे तो उसे अंदाज़ा था यूसरा और बहरोज़ के लिए ये खबर तकलीफ का बायस हरगिज़ नहीं बनेगी। यकीनन वो दोनों खुश होंगे, मगर फिर भी एक झिझक सी आड़े आ जाती। या तो ये वजह थी सीरत उनकी सगी थी, या फिर वो अपनी इस तरह खुफिया निकाह के बारे में बताकर बहरोज़ और यूसरा को दुखी नहीं करना चाहता था। वो बहरोज़ की तबीयत को मद्देनज़र रखकर कोई रिस्क भी नहीं ले सकता था। इसलिए फ़िलहाल उसने चंद दिनों के लिए खामोश रहने में आफिया जाने। सीरत के रूम के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। वो वार्डरूम में सर दिए हुए खड़ी थी। सुबान ने रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और चलता हुआ उसके पास आया। तो आखिरकार तुमने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हे निकाल ही लिए मेरे लिए। सीरत ने दरवाज़ा लॉक करने की बात पर मुड़ कर देखा। सुबान को अपने कमरे में आता देखकर उस पर तंज का तीर चलाया। सीरत का तंज भरा अंदाज देखकर सुबान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो उसके पास आया। चंद लम्हे नहीं चंदा, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर चुका है सुबान अहमद। सारे गिले शिकवे कर लेना आज। वह सीरत को बाहों में लेते हुए कहने लगा, ज़्यादा मेरे सामने यहाँ कमरे में आकर डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सबके सामने तो एक नज़र देखना गवारा नहीं करते हो, यहाँ कमरे में आकर चिपके जा रहे हो, दूर हटो। वो उसकी बाहों के हिसार को तोड़कर खुद को आज़ाद कराती हुई खोया हुई। यानी तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने तुमसे चिपकूँ? रोमांटिक मैं अकेले में हो सकता हूँ तुम्हारे साथ, इस मामले में मैं थोड़ा प्राइवेट पर्सन हूँ। सुबान ने आंखों में शरारत लिए उसकी बात का जवाब दिया। फजूल की बातें मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो मुझे यहाँ लाकर भूल ही गए हो, सीरत ने उससे शिकवा करते हुए कहा। भूला कहाँ हूँ यार, तुम खुद देख तो रही हो घर में 2 दिन से कितना लेट आना होता है। एक केस में फंसा हुआ था, फिर शोरूम को भी देखना होता है। सबसे बढ़कर इस वक्त बाबा को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। वो सीरत को दोनों बाजुओं से थाम कर उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला, वही तो कह रही हूँ, इन सब में मैं कहाँ हूँ। सुबान सीरत को बेड पर बिठाकर खुद उसके बेड पर लेट गया। सीरत की बात सुनकर उसने सीरत का हाथ अपने दिल पर रखा। यहाँ हो तुम, अभी से नहीं बहुत पहले से। यकीन नहीं आता तो आकर चेक करो। वो सीरत का सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। एसपी सुबान अहमद, बातों के तो आप पूरे फनकार हैं। सीरत ने उसके सीने पर अपनी थोड़ी टिकाती हुई बोली, जिस पर वो सीरत के साथ खुद भी मुस्कुरा दिया। फनकारी तो मुझे 1-2 चीज़ों में और भी आती है। वो इसको बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुकता हुआ बोला।
मिस्टर फनकार, ये वाली फनकारी इस वक्त नहीं चलेगी जब तक आप अपनी बीवी के रूम में मुझे अपने मामा और बाबा के सामने मुतारफ़ नहीं करवा देते। सीरत उसका इरादा भांपते उसे पीछे करते हुए बोली, क्या इस वक्त थोड़ा सा भी तरस नहीं खाओगी मुझ पर? सुभान ने बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर उससे पूछा। इस वक्त मैं तुम पर तरस खाया हुआ है जब भी तुम बेड पर लेटे हुए हो, नहीं तो अभी तक तुम्हें थक के देकर नीचे गिरा देती। सीरत ने इतराते हुए कहा, जिस पर सुभान ने उसे घूर कर देखा। वह बेड से उतर कर खड़ी हो गई। शराफत से दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाओ। सुभान उसको बेड के पास खड़ा देखकर बोला, वो खुद अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? सीरत बेड के करीब खड़ी अपनी कमर पर दोनों हाथ रख के उससे पूछने लगी। क्योंकि बीवी है तो मेरी। सुभान ने जिताती हुई नज़रों से सीरत को देख कर कहा। बीवी नहीं एसपी सुभान अहमद मनकूहा हूँ मैं आपकी, इसलिए ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। सीधी शराफत से अपने कमरे का नाश्ता ना पिए। सीरत के बोलने की देर थी मगर अगले ही लम्हे सुभान के खींचने पर वह बेड पर थी। सो भी सीरत को बेड पर गिराकर जैसे ही सुभान उस पर झुका, सीरत ने ज़ोर से उसका नाम पुकारा। क्या कर रही हो यार? रनम के कमरे में आवाज़ आएगी। सुभान सीरत का मुंह बंद करता हुआ सीरियस अंदाज में घूरता हुआ बोला, अच्छा है तुम्हारी बहन को भी मालूम हो इसका भैया बराबर वाले कमरे में क्या अच्छे चोरपन कर रहा है। सीरत जुबान का हाथ अपने मुंह से हटाती हुई बोली, चीजोरपन पर अगर आ गया ना, 2 दिन तक चुपती फिरोगे मुझसे। लोह देती नज़रों से वह सीरत को देखता हुआ बोला। जुबान के इस अंदाज में देखने से उसकी बात पर सीरत के चेहरे पर सुर्खी आ गई। काशी बिल्कुल ठीक कहता है, तुम्हें बाकी हल्का नहीं लेना चाहिए, बहुत पहुंची हुई शय हो तुम। अपनी छीन मिटाते हुए सीरत बोलने लगी, जबकि जुबान उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर एंजॉय करने लगा। ये काशी की अच्छी बात है कि वह तुम्हें वक्फे वक्फे से अकलमंदी की बातें समझाता रहता है। एक बीवी को अपने शोहर को वाकई हल्का नहीं लेना चाहिए, जबकि हमारे साथ तो पुलिस और चोर वाला भी हिसाब किताब है। इस लिहाज से तो तुम्हें मुझे बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। वो बोलता हुआ सीरत की गर्दन पर झुका। सो भी हटो भी, अब जाओ अपने कमरे में। इसकी छोटी छोटी सी शरारतें सीरत की होश उड़ा रही थी। तभी सीरत उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे हटाते हुए बोली, जब तक अपनी सुस्ती नहीं उतार लूँगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। और अगर आप तुमने बीच में मुदाखलत की तो तुम्हें भी उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाऊँगा, इसलिए चुप करके लेटे रहो। सुल्तान की धमकी पर वो वाकई चुप कर गई। इतना खामोश क्यों रहने लगे हैं आप? बहरोज़ क्या सोचते रहते हैं हर वक्त? युसरा ने बहरोज़ को देखकर सवाल किया। अगर कोई इससे बात कर लेता तो उसका जवाब दे देता, वरना सारा दिन खामोश रहता। सुभान उसे व्हील चेयर की मदद से कमरे से बाहर ले जाता और थोड़ी देर के लिए लॉन में बिठा देता। खुद भी उसके साथ बैठ जाता, वरना वह अपना आधा बेजान वजूद लिए बेड पर लेटा रहता। रनम उसके पास आकर बैठ कर बातें कर लेती। सुभान का तो रूटीन था, वो पुलिस स्टेशन से आने के बाद उसके पास बैठा था, सारा दिन की रुदात उसको सुनाता, रात को खाना खिलाकर हल्की फुल्की बातें करके अपने रूम में जाता। कशान भी ऑफिस से आने के बाद 15-20 मिनट उसके पास बैठकर उसकी खैर खैरियत पूछता। अलबत्ता बहरोज़ सीरत को युसरा से कहकर बुलवाता तो सीरत लगे बंदे अंदाज में उसके पास आकर बैठ जाती। युसरा बहरोज़ को मालूम नहीं था सुभान क्या कहकर सीरत को उनके पास लाया था, मगर यह बात वह दोनों जानते थे कि सीरत के दिल में इन दोनों के लिए गम और गुस्सा मौजूद है। वो दोनों सीरत को खुद से मुखातिब करते तो जवाब देती। सब लोगों के साथ बैठकर बस रात का खाना खाती, थोड़ी देर बहुत बातचीत रनम के साथ या कशान के साथ कर लेती। बहरोज़ और युसरा अक्सर उसे खुद से मुखातिब करते तो वो बातों का जवाब देती। बहरोज़ और युसरा इसी बात का शुक्र अदा करते, कम से कम उनकी बिछड़ी हुई बेटी जिसके मिलने की वो उम्मीद खो चुके थे, वो उनके पास मौजूद थी, उनकी नज़रों के सामने थी। इसलिए उसके रवैये पर दिल को ठेस तो लगती, मगर ज़्यादा सोचते नहीं। शुरू में जब युसरा ने उसे अनम कहकर मुखातिब किया तो उसने युसरा को उस नाम से पुकारने से मना कर दिया। ख़ास कर कहा कि उसका नाम सीरत है, लिहाजा उसे सीरत कहकर पुकारा जाए। मैं आपसे पूछ रही हूँ बहरोज़, क्या सोच रहे हैं? कोई जवाब न पाकर एक बार फिर युसरा ने अपना हाथ बहरोज़ के हाथ पर रखते हुए पूछा। वो चौंक कर युसरा को देखने लगा। मैं दोनों बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ। बहरोज़ ने युसरा को देखकर जवाब दिया। वो ज़्यादा अटक अटक कर नहीं बोलता था, अल्फाज भी उसके पहले की बानिश पर समझ में आ जाते थे। क्या सोच रहे हैं? आपने अपनी दोनों बेटियों के बारे में मुझसे शेयर नहीं करेंगे? युसरा ने मुस्कुराकर उससे पूछा। तुमसे और सुभान से बात करना चाहता हूँ उसके मुतालिक, बल्कि सुभान से जिक्र किया था मैंने कल, पर अब आज ने ठीक आया। हमारे ऊपर एक नहीं 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। सीरत तो हमें अभी मिली है, अभी इसको देखकर दिल नहीं भरा, मगर रनम के बारे में हमें सोचना चाहिए, उसके मुस्तकबिल के मुतालिक। बहरोज़ के बोलने पर उसे समझ गई, वो यकीनन रनम की शादी के लिए फिक्रमंद है। किन बातों को सोचने लगे हैं बहरोज़? बच्चियाँ अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि उनकी शादी के मुतालिक सोचा जाए, और रनम तो सीरत से भी 2 साल छोटी है। आप ठीक हो जाएं, हम फिर सोच समझ कर फैसला करेंगे अपनी बेटियों के बारे में। युसरा ने बहरोज़ के चेहरे पर फिक्रमंदी के गहरे बादल मंडलाते देखकर उसे तसल्ली दी। रनम 5 माह बाद पूरे 21 साल की हो जाएगी। शादी की यही उम्र होती है। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी दोनों बेटियों के घर बसते देखना चाहता हूँ। सुभान का क्या है, लड़का है, इसकी फिक्र नहीं। और सीरत अभी आई है हमारे पास, इसलिए उसे कुछ वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। बेशक मैं नाराज़ है, मगर दिल को ढारस रहती है कि मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आ गई है, और रनम के लिए क्यों देर करें जब घर का ही लड़का मौजूद है। बहरोज़ ने अपनी बात युसरा को समझाने की कोशिश की।
घर का लड़का किसके मुतालिक बात कर रहे हैं आप? नुसरत ने चौंकते हुए बहरोज से पूछा। बाजी ने उस दिन आखिर के लिए कहा था, तुम भूल गई? अपनी रनम के लिए ठीक रहेगा बाजी को फ़ोन करके उन्हें मेरी हालत के बारे में आगाह कर देना। बहरोज की बात पर जहाँ यूसरा चौंकी, वहीं दरवाजे पर खड़ी रनम को बहरोज की बात सुनकर जोरदार झटका लगा। वो भागती अपने कमरे की बजाय किशान के कमरे में पहुंची और रोने लगी। किशान थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया था और भी चेंज करके निकला था। अपने रूम में रनम को रोता हुआ देखकर उसके पास आया।